जेतु साहिब न आवियो सावणा पहली तीज बीजल तने झबूकड़ो मुद मरेसी खीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक और कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एक ट्रू लव स्टोरी है, ढोला और मारू की कहानी। ढोला और मारू की कहानी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि राजस्थान की हवेलियों, गढ़, किलों में इनकी प्रतिमाएं हैं, इनकी कलाकृतियां हैं, ढोला और मारू की कहानियां लिखी हुई है। सब कुछ बातें आप सभी को पता होगी, लेकिन आपको ढोला और मारू की असली कहानी पता नहीं होगी। और इसी कहानी को सुनाने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, बात है 11वीं शताब्दी की। उस टाइम जांगलू प्रदेश नाम का एक देश हुआ करता था, आज उसे हम लोग बीकानेर कहते हैं। और जांगलू की एक खासियत ये थी कि यहाँ हर 3 साल में अकाल पड़ता था और हर 8 साल में एक भयंकर सूखा अकाल पड़ता था, जिसके कारण यहाँ के मवेशी मर जाते थे, यहाँ के आमजन परेशान थे और इसी कारण यहाँ के लोग मालवा की तरफ पलायन कर जाते थे। ऐसे ही राजा थे जो पुंगल प्रदेश के थे, वो अपने मित्र के पास जाते हैं, क्योंकि जांगलू प्रदेश में अकाल पड़ जाता है तो मित्र के पास रहने चले जाते हैं। दोनों साथ में रहते हैं कई वर्षों तक। संदेश आता है कि अब बारिश हो गई है। महाराज पिंगल नल से, यानी जो राजा नल थे उनके मित्र, उनसे आज्ञा लेते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। लेकिन राजा नल अपनी दोस्ती के खातिर उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो जो गुजारे हुए पल थे वो उनको याद आते हैं कि वो कितने खुशमय पल होते हैं। और आप सभी को पता है, अपने दोस्तों के साथ हर एक पल जो अच्छा होता है वो हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गुजारना चाहते हैं और उसको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। तो वो एक अच्छी मित्रता थी उनकी। राजा नल सोचते हैं क्यों न इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी जाए। राजा नल के एक पुत्र होता है, सालेह कुमार उनका नाम होता है, और ये कालांतर में ढोला के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। 3 वर्ष की इनकी आयु होती है। ये प्रस्ताव रखते हैं विवाह का। किसके लिए? पिंगल जो राजा थे उनकी पुत्री, उसका नाम था मारवणी। मारवणी 1.5 साल की सुंदर बालिका थी। उनके साथ दोनों का विवाह तय होता है, दोनों की शादी होती है। चूंकि मारवणी अभी छोटी थी तो पिता के साथ वापिस पुंगल प्रदेश रवाना हो जाती है। हम लोगों ने भी कहीं हमारे सोसाइटी में देखा होगा, जब बाल विवाह होता है तो पुत्री जो है या फिर जो महिला होती है या फिर जो बालिका होती है वो अपने पीहर में ही रहती है जब तक कि वो युवा नहीं हो जाए। और इसी कारण जो है वो हमारी मारवणी भी अपने पिता के पास रहती है। धीरे धीरे बड़े होते हैं। इसी दौरान राजा नल, जो कि नरवर के राजा होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब काज का काम था वो सालेह कुमार यानी कि ढोला के पास आ जाता है। प्यार से उन्हें ढोला भी कहते थे। तो अब मैं ढोला के ही नाम से बात करूंगा, बार बार उनको सालेह कुमार नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब राजकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपनी शादी को भूल जाते हैं और उन्हें एक और लड़की से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और उसका नाम होता है मालावणी। मालावणी से उन्हें प्यार हो जाता है, दोनों की शादी हो जाती है। इधर बचपन से ही मारू को बताया गया था कि तेरा ढोला आएगा और तुझे लेके जाएगा। अब जो युवती होती है, पुत्रियां जो होती है, जितनी भी बालिकाएं होती है, उनके मन में अपने पति के लिए एक अथाह प्रेम रहता है और यही प्रेम मारू भी अपने पति से करती है। उसी दौरान ढोला की शादी हो जाती है। ढोला की शादी उधर हो चुकी है, वो अपने राजकाज में, अपनी शादीशुदा लाइफ में बिजी हो जाता है। लेकिन मारवणी थी, वो वही सैड लाइफ जीती है कि कब मेरा ढोला आएगा और मुझे लेके जाएगा। जैसे जैसे मारवणी बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद पिंगल होते हैं, राजा पिंगल, वो संदेशा भिजवाते हैं ढोला के पास कि अब आइए और हमारी जो मारवणी है उन्हें ले जाइए। अब ये जो संदेश है, ये संदेश वाहक पहुंचता है महल में, लेकिन उस आपके ढोला जो है वो उपस्थित नहीं होते हैं महल में, कहीं बाहर जाते हैं राजकाज के काम से। और
उनकी जो पत्नी है वो संदेशवाहक उनकी पत्नी को ये संदेश दे देता है, जो कि मालानी थी। मालवणी या मालानी दोनों एक ही बात है ना। तो अब होता क्या है कि जो मालवणी होती है, अब आपको पता है स्त्रियों की विचारधारा मैंने पिछली स्टोरी में बताई थी। जो स्त्रियां होती है वो अपने से सुंदर स्त्री से घृणा करती है, ये उनकी मानसिक विचारधारा होती है। वो अपने सबसे ज़्यादा सुंदर अपने आप को दिखाना चाहती है। ये स्त्रियों की सभी की जो है एक विचार होता है कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर। ये मैं की जो भावना होती है वो स्त्रियों में कूट कूट के भरी होती है। आज की तारीख में भी आपने देखा होगा, भले ही उसका पति किसी भी हीरोइन के बारे में ही क्यों ना जो है वो तारीफ कर दें, हीरोइन की ही क्यों ना वो तारीफ कर दें, लेकिन उसके प्रति भी, जबकि उसे पता है हीरोइन उससे कई ज़्यादा गुना सुंदर है, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी बोलती है कि मैं ही तेरी हीरोइन हूँ, अभी तो तू मेरा और मैं तेरा। ठीक है, ये वाली स्थिति रहती है। तो संदेशों को, लेटरों को फाड़ा जाता है और आदेश दिया जाता है मालानी के द्वारा कि आज के बाद कोई भी अगर संदेशवाहक ऐसा आए तो उसे मार दिया जाए। उसको पुनः वो जो संदेश है वो महाराज तक पहुंचना नहीं चाहिए। अगर पहुंच गया तो देख लेना, तुम्हारी केयर नहीं है। अब बेचारे सैनिक क्या करते हैं, जो भी संदेशवाहक आता है मारते जाते हैं, मारते जाते हैं। इधर पिंगल परेशान होते हैं कि यार सभी संदेशवाहक मारे जा रहे हैं, चक्कर क्या है। तो वो परेशान हो जाते हैं, उसको पता चलता है उनको कि इस प्रकार से मारे जा रहे हैं हमारे जो संदेशवाहक है। तो फिर क्या तिकड़म लगाए जाएं। इधर मारवणी ढोला के अथाह प्रेम में पागल हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, त्याग देती है। सुंदरता से जो है उसका मोह भंग हो गया था, किसी प्रकार के सौंदर्य की चीज़ें वो यूज में नहीं लेती है। अब सभी स्त्रियों के साथ ऐसा ही होता है ना। हालांकि कई स्त्रियां जो है वो आजकल की आपने देखी होगी, 10-10 बॉयफ्रेंड आम बात है। गया तो तेरी जगह कोई और तेरी जगह कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ऐसा आजकल की स्त्रियों में अधिकतर आपने देखा होगा। लेकिन पिछली जो पहले की जो स्त्रियां होती वो अपने पति को ही सब कुछ समझती है, अपने पति को परमेश्वर मानती है। और एक बार अगर उनकी शादी किसी के साथ हो जाए तो फिर उसके बाद वो अपने पति के ही साथ रहना पसंद करती है। ये होता है। अब हम वापस से अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। इधर मारवणी ने एक तिकड़म लगाया, और तिकड़म क्या लगाया कि एक ढोली को कहा कि भाई जा ढोली, और मेरी जो बातें हैं वो तू मेरे ढोला तक पहुंचा और मेरे ढोला को तू लेके आना। ढोली उन्हें वचन देता है कि अगर मैं जीता रहा, जिंदा रहा, तो मैं जरूर आपके ढोला को लेके आऊंगा। अगर मैं मारा गया तो कोई आस मेरे से मत रखना। कुछ दोहे जो है वो लिखे देती है मारवणी अपने पति के लिए कि ये दोहे तो मेरे पति को सुनाना, उनको कुछ न कुछ याद आ जाएगा। ये दोहे मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको एक दोहा उनमें से सुनाना चाहूंगा। जेतु जेतु साहिब न आवियो सावणा पहली तीज, बीजल तने झबूकड़ो मुद मरेसी खीज। इसका मतलब जो है, यानी मरवणी जो है वो कहना चाहती है कि अगर साहेब तू नहीं आया, अगर तीज के पहले, तो अगर मैंने पहली बिजली चमकती हुई देखी तो उसी बिजली में मैं राख होके जल जाऊंगी। ये एक दो जो है दोहे मैंने लिखे थे। तो जो ढोली था वो चतुर था, वो भिखारी का वेश बना के जाता है, तो वो सक्सेस हो जाता है महल तक पहुंचने में। उसके बाद खिड़की जो रहती है वहाँ से वो अंधेरी रातों में गाना स्टार्ट करता है। गाना इतना अच्छा होता है कि जो ढोला होता है वो बाहर आके देखने लग जाता है और उस पर झूम उठता है। अंततः वो गाता है, ढोला नरवर सोरिया धन पुंगल गलिया है। जो ढोला होता है उसको सब कुछ याद आता है कि किस प्रकार से उसकी शादी हुई थी, और उसको अपनी पत्नी के बारे में याद आता है। वो अतः विरह के चक्कर में दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा विरह उसको सताता है, उसकी पत्नी की उसे याद आती है। फिर अगले दिन ढोली को बुलाया जाता है और ढोली पूरी बात बताई जाती है ढोली के द्वारा कि किस प्रकार से उसके जो है ये संदेशवाहक आए और मारे गए, किस प्रकार से क्या हुआ, सब कुछ बातें बताई जाती है। उसके बाद ढोला निश्चित करता है, तय करता है कि मैं मारू को लेने जाऊंगा।
लेकिन एक दो बार तो उसकी रानी टाल देती है, नहीं नहीं बाद में चल जाना, अभी तो ये चल रहा है, फलाना चल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मारू आए। और मारू इतनी सुंदर है कि मालानी ये सोचती थी कि मालानी को वो ढोला जो है वो देखना पसंद तक नहीं करेगा। और सही भी बात है, मालानी की कोई उसमें गलती भी नहीं थी। तो ढोला ऊंट पे बैठता है और निकल जाता है नरवर की तरफ। महीनों तक साथ में रहते हैं। फिर अंतिम घड़ी आ जाती है विदाई लेने की। तो आज्ञा मांगी जाती है कि मैं मारू को लेके जा रहा हूँ। दोनों ऊंट पे बैठते हैं, निकलते हैं। रास्ते में उमरा सुमरा के षड्यंत्र में ढोला फंस जाता है। उमरा और सुमरा उधर के जो है लुटेरे होते हैं, वो मारू को हथियाना चाहते थे। वो क्या करते हैं कि जाजम लगा के बैठ जाते हैं। पिछले जोधपुर बाड़मेर उस तरफ की जो एरिया में जाओगे तो आपको जो है सुख के दुख के समय आपको अमल की मनवार की जाएगी। तो ये मनवार जो है वो की जाती है ढोला से। ढोला मरवण को ऊंट पे ही छोड़ देता है कि आप यहीं पे ठहरिए, मैं थोड़ी सी मनवार लेके आ जाता हूँ। वो मनवार ली जाती है, लेकिन ढोला जो मारू है उसको शक हो जाता है कहीं ना कहीं कि कुछ न कुछ दाल में काला है। और मारू जो है वो ऊंट को अपनी एड़ी मारती है, ऊंट उससे भगने लग जाता है। ढोला भी ऊंट के पीछे पीछे भगता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ऊंट को रोकती है मारू और कहती है कि यहाँ आपके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, आप जल्दी से ऊंट पे बैठ जाइए। दोनों ऊंट पे बैठ के निकलने लगते हैं। उमरा सुमरा घोड़े से पीछा करते हैं, लेकिन रेगिस्तान का जहाज कहने वाला ऊंट जो कि इतना तेज गति से चलता था, तो वो कहाँ घोड़े उसको पकड़ सकते हैं। दोनों अपने राज्य नरवर में पहुंचते हैं। नरवर में पहुंचने के बाद दोनों का आदर सत्कार स्वागत होता है। फिर दोनों पत्नियों के साथ आपके ढोला और दोनों पत्नियां साथ में खुशी हंसी खुशी रहने लगती है। कहानी यही समाप्त हो जाती है। कहानी आपको अच्छी लगी होगी ऐसा मैं सोचता हूँ। मिलते हैं अगली किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।